नमस्कार। आत्महत्या के टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि दुर्खिम के द्वारा जो आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मान करके उसकी सामाजिक प्रकृति का विश्लेषण करते हुए समाज का उसमें स्थान निर्धारित किया है व्यक्तिगत घटना आत्महत्या के रूप में। तो आत्महत्या को किस तरह से कम किया जा सकता है, इसके बारे में भी दुर्खिम ने अपने विचार रखे हैं। आत्महत्या को कम करने के संबंध में उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड के स्थान पर नैतिक दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके लिए नैतिक दंड से तात्पर्य कि आत्महत्या जिस व्यक्ति के द्वारा की जाती है उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए, उसके नागरिक, उसके पारिवारिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकारों से उसको वंचित कर दिया जाए, किसी प्रकार के अधिकार उसको ना दिए जाएं। तो इस प्रकार से आत्महत्या जो जिस भी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, प्रयास किया जाता है, उनको इन अधिकारों से वंचित किया जाए। दूसरी बात दुर्खिम ने की कि इससे पूर्ववर्ती विचारक नोर्सेल और फ्रैंक ने कहा कि शिक्षा का स्तर सुधार करके, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके आत्महत्या की दर को कम किया जा सकता है। लेकिन दुर्खिम इसे नहीं मानते हैं। नोर्सेल फ्रैंक तो कहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारने पर व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है, विचारों में सुधार हो सकता है। लेकिन दुर्खिम ये लिखते हैं कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक पर्यावरण के अंदर सुधार नहीं किया जा सकता, और जब तक सामाजिक पर्यावरण में सुधार नहीं किया जा सकेगा तब तक आत्महत्या की दर को कम नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सामाजिक पर्यावरण के सुधार के ऊपर बल देते हुए दुर्खिम ने लिखा कि आत्महत्या की दर को कम करने के लिए सामाजिक पर्यावरण का सुधार है वो किया जाना चाहिए। आत्महत्या सिद्धांत जो दुर्खिम के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस सिद्धांत के अंदर अनेक विचारकों के द्वारा आलोचनाएं की गई है। इसमें बार्नेस ने लिखा है कि दुर्खिम ने आत्महत्या के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा की है, केवल सामाजिक कारकों को महत्व दिया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ये घटना पूर्णतः सामाजिक नहीं मानी जा सकती है। इसमें व्यक्तिगत और सांस्कृतिक कारकों का अपना प्रभाव होता है। जो दुर्खिम के द्वारा इनकी उपेक्षा की गई है वो त्रुटिपूर्ण है। सिम्पसन ने लिखा है कि जैविकीय और मनोवैज्ञानिक जो कारक हैं, बायोलॉजिकल या संवेगात्मक कारक हैं, उसको दुर्खिम ने मनोवैद्यकीय तथ्यों के अंतर्गत शामिल करते हुए आत्महत्या की एक प्रेरक दशा जरूर माना है। लेकिन ये इन्हें आत्महत्या के सिद्धांत के अंदर उचित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है, जबकि इन कारकों का अत्यधिक महत्व पाया जाता है। व्यक्ति के जो बायोलॉजिकल या जैविकीय लक्षण हैं या संवेग हैं, उसके मानसिक संवेग हैं, वो आत्महत्या की दर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इनको उचित प्रतिनिधित्व दुर्खिम के द्वारा नहीं दिया गया है। दुर्खिम के द्वारा आत्महत्या को एक सामाजिक घटना माना गया। सामाजिक घटनाएं अमूर्त प्रकृति लिए हुए होती है, और दुर्खिम ने इसे तथ्यात्मक रूप देने के लिए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिससे कि जो अमूर्त प्रकृति की गुणात्मक सामाजिक घटना है उसको परिमाणात्मक बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि अमूर्त प्रकार की गुणात्मक प्रकृति की सामाजिक घटना को
परिमाणात्मक बनाए जाना उतना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मनमाने ढंग से एक तरह से अपने सिद्धांत को दुर्खिम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सांख्यिकीय विवेचन के आधार पर दुर्खिम ने आत्महत्या की जो अंतर्निहित पृष्ठभूमि है और उद्देश्य है उसको पूर्णतया स्पष्ट करने में दुर्खिम सफल नहीं हो पाए हैं। वो ये नहीं बता पाए हैं कि इनकी जो अंतर्निहित वास्तव में पृष्ठभूमि आत्महत्या की क्या है और उद्देश्य क्या है। दुर्खिम के सिद्धांत में समूहवाद का पद्धति शास्त्रीय दोष विद्यमान दिखाई देता है। उन्होंने ये इस आत्महत्या के सिद्धांत के क्षेत्र को सामाजिक रूप से स्थापित करते हुए ये बताया कि ये क्रिया जो है आत्महत्या की वो सामूहिक चेतना के द्वारा की जाती है, सामूहिक चेतना का परिणाम है। वास्तविकता रूप में आत्महत्या का विश्लेषण जो किया गया है वो एक तरह से समूह और व्यक्ति के बीच में जो संबंध हैं उनमें केवल समूह के संबंधों को ही महत्व दिया गया है। व्यक्ति के स्थान को कोई महत्व नहीं दिया गया, व्यक्ति के योगदान को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में समूहवाद का पद्धति शास्त्रीय दोष है वो दुर्खिम के सिद्धांत के अंदर देखा जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आत्महत्या एक अत्यंत व्यक्तिगत गोपनीय तथ्य है जिसमें अन्य कोई व्यक्ति उस वक्त शामिल नहीं होता है और इस प्रकार की घटना के लिए कुछ सामाजिक परिस्थितियां उत्तरदायी हो सकती है। इसके कारकों की खोज समाज की संरचना या सामूहिक जीवन के अंदर अवश्य करनी चाहिए। दुर्खिम ने अपने समाजशास्त्री सिद्धांत में समूहवाद का प्रयोग किया जिसमें समूह व्यक्ति का नियंत्रण निर्देशन करता है और समूह ही व्यक्ति को संचालित करता है। दुर्खिम की जो ये आत्महत्या सिद्धांत है वो पद्धति शास्त्रीय प्रयोग इसमें किया गया कि वास्तविक रूप से समाज ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी माना जाता है और किसी भी प्रकार की व्यक्ति से जुड़ी हुई जो सामाजिक घटना है उसकी खोज व्यक्तिगत चेतना से अलग सामूहिक चेतना के अंदर की जानी चाहिए, क्योंकि सामाजिक घटना या क्रिया का उद्गम सामूहिक चेतना से होता है, व्यक्तिगत चेतना से नहीं होता। दुर्खिम ने आत्महत्या सिद्धांत में जहाँ व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख किया है कि आधुनिक समाजों के अंदर एक व्याधि के पक्ष के रूप में दिखाई देता है आत्महत्या, और दूसरी ओर ये कहा गया कि व्यक्ति और समूह दोनों के बीच में जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, आत्महत्या जब भी व्यक्ति करता है तो समूह के संबंधों को, मूल्यों को अस्वीकार करता है और किस सीमा तक व्यक्ति आत्महत्या जब करता है तो व्यक्ति के बारे में पता लगता है कि वो समूह के दबाव को किस सीमा तक स्वीकार कर सकता है, और आत्महत्या उस दबाव की अस्वीकृति का परिणाम है कि जब व्यक्ति समूह का दबाव स्वीकार नहीं कर पाता है तो उसकी परिणति आत्महत्या के रूप में होती है। एक तरह से समाज और व्यक्ति के बीच में आत्महत्या दरारों की अभिव्यक्ति है, पारस्परिक संबंधों के बीच में दरारों की अभिव्यक्ति है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति आत्महत्या करते समय समाज के दबाव को अस्वीकार कर देता है और सामाजिक मूल्यों को अस्वीकार कर देता है, और उसकी अभिव्यक्ति का परिणाम आत्महत्या के रूप में दिखाई देता है। इस तरह से दुर्खिम के अनुसार ये समाज के द्वारा की गई व्यक्ति की मौत है। यद्यपि दुर्खिम के सिद्धांत की
अनेक कमियां रही, आलोचनाएं हुई, लेकिन दुर्खिम ने पहली बार आत्महत्या जैसे व्यक्तिगत गोपनीय घटना का, व्यक्तिगत तथ्य का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।